मेरे से पहले सुरेश जी ने और उससे पहले जो तमिलनाडु के फार्मर्स ने जो प्रेजेंटेशन दिया वो हम सब के लिए बहुत आई ओपनिंग थे और वो हमारे लिए बहुत पॉजिटिव भी है, क्योंकि वो हमारे को ये आगे का रोड मैप बता रहे हैं कि हमें पोल्ट्री इंडस्ट्री को कैसे आगे ले जा सकते हैं। और आई वॉज सरप्राइज टू लर्न फ्रॉम सुरेश जी की एआई का इस्तेमाल इतने बखूबी कर रहे हैं, जबकि हम लोग यूनिवर्सिटीज़ में होने के बावजूद भी अभी इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन सो 3 cheers टू यू सुरेश सर। सो वेल, जैसा कि मुझे टॉपिक दिया गया था एडवांसमेंट्स इन पोल्ट्री वैक्सीनेशन एंड बायो सिक्योरिटी। एडवांसमेंट्स के बारे में, क्योंकि मैं यहाँ हरियाणा में मैं हिंदी में बोलूँगा तो मैं चाहूँगा कि जितने पोल्ट्री फार्मर भाई हैं उनके जहन में भी ये चीज़ें जाएं और उनको भी मालूम पड़े कि ये मैं किस बारे में बोल रहा हूँ। तो ज़्यादा डिटेल साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं उसी पे बताता हूँ। नेक्स्ट कहाँ से है? अच्छा, ओके, चल गया। So I need not go into the poultry sector, how it has progressed during the past 20-30 years in India, and with a population of more than 85 crores in any day of India and of poultry, and India is second largest egg producer and fifth largest chicken producer, broiler meat producer in the world. So that is a great achievement, and we hope that in the coming years we will be becoming number one in the world with the efforts of so many entrepreneurs and so many progressive poultry farmers. India's growth is progressing at as per compound annual growth rate of 8.1% during 23 to 28. So that way it's going to cross more than 40 million US dollar trade. That means you can say it is around 40 क्या बोले अरब रुपीज से ऊपर से पोल्ट्री इंडस्ट्री का हो जाएगा। नहीं चल रहा। So coming to the viral infections which are affecting our poultry industry. During the past 20 years, we have seen that viral challenges are a great nuisance to poultry industry all over the world, but also in India. And we have seen particularly during when the winter set in जब हमारे यहाँ ठंड आती है तो उसी के साथ ही प्रवासी पक्षी हमारे यहाँ आने शुरू हो जाते हैं, और वो जब आते हैं तो अपने साथ बहुत सारा सामान भी लेके आते हैं, और वो बर्ड फ्लू उस टाइम से शुरू होती है। ये केवल हमारे देश में ही नहीं है, पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अक्टूबर से लेके फरवरी तक ज़्यादा एवियन इन्फ्लुएंजा का प्रकोप रहता है, क्योंकि उन दिनों वो प्रवासी पक्षी सब उतनी ठंड से थोड़े ऐसे इलाकों में जाते हैं जहाँ ठंड कम होती है। इसके लिए हमें जो रोबस्ट बायोसिक्योरिटी की प्रैक्टिसेस है और प्रॉपर वैक्सीनेशन है उसके ऊपर जितना ध्यान देंगे, उसी से हम जितने वायरल चैलेंजेस है उससे हम अपनी इंडस्ट्री को बचा सकते हैं। वैक्सीन्स के ऊपर भी बहुत सारा काम हो रहा है वर्ल्ड ओवर, और उसमें एडवांसमेंट भी हो रही हैं। उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको बताऊंगा। वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें उम्मीद है, वही हमें आगे उम्मीद की किरण दिख रही हैं कि वो हमें कुछ बेटर प्रोटेक्शन करवाने के लिए कुछ नए वैक्सीन्स ईजाद करेंगे। तो ये हमारे डिफरेंट वायरल, बैक्टीरियल और फंगल डिफरेंट तरह की डिजीज़ हैं, जो चैलेंजेस हैं हमारे पोल्ट्री इंडस्ट्री को, जो हर साल अफेक्ट करते रहते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा लिस्ट आप देख रहे हो वायरल डिजीज़ का है। 13 डिजीज़ वायरल हैं, सिर्फ 5 बैक्टीरियल हैं, और सिर्फ 2 पैरासाइट वाली कॉक्सीडिया और जो जूओं की प्रॉब्लम है लेयर में या ब्रीडर में, वो ज़्यादा प्रॉब्लम आती हैं।
लेकिन अब देखो जो वायरल की ज़्यादा चैलेंज है, तो वायरस के लिए ना तो कोई इलाज है, सिर्फ हमें बायोसिक्योरिटी और वैक्सीनेशन पे ही ध्यान देना पड़ेगा, तभी हम वायरल चैलेंज से बच सकते हैं। सो वैक्सीनेशन क्या है? वैक्सीनेशन is money spent on vaccination not only saves life but greatly reduces the spending on health, future health care। तो ये बचाव का एक ऐसा तरीका है जिसकी वजह से हम आने वाले समय में जो बीमारी आती है उसके लिए जो खर्चा होता है उससे हम अपनी पोल्ट्री को बचा सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम में अब सबसे ज़्यादा जो हमारी पोल्ट्री इंडस्ट्री को बदनाम किया जाता है, वो कहते हैं कि ये AMR का मेन कारण पोल्ट्री है इंडिया में, लेकिन वो गलत है, गलत नोशन है। उसके बारे में भी जैसा तमिलनाडु के ये प्रोग्रेसिव फार्मर ने किया है, सब जगह अवेयरनेस फैला रहे हैं, उसी तरह ये भी एक ऐसा है कि वो एक इसका गलत नोशन है कि वो इतनी ज़्यादा एंटीबायोटिक को पंप इन कर रहे हैं ह्यूमन फूड चेन में। लेकिन अगर हम प्रॉपर वैक्सीनेशन और बायोसिक्योरिटी करेंगे तो हमारा जो डिपेंडेंस है एंटीबायोटिक पे वैसे ही कम हो जाएगी। अब वैक्सीन क्या कितने किस्म, थोड़ा थोड़ा इसके बारे में बताऊंगा कि वैक्सीन पहले जो हमारे यहाँ कॉमनली हम यूज़ कर रहे हैं, फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन जिसको बोलते हैं, जो लाइव वैक्सीन है या जो किल्ड वैक्सीन है, ये पुराने बहुत सालों से हम यही इस्तेमाल करते आ रहे हैं। जैसे इसको क्या करते हैं, जो जैसे रानीखेत की लसोटा है, IB 190 है, और MD की है, बहुत सारी वैक्सीन जो गंबोरों की है, सारी लाइव वैक्सीन है। इनको एटेनुएट कर लेते हैं, मतलब थोड़ा इनकी मसाजिंग कर करके इनको ऐसा कर देते हैं कि बीमारी पैदा ना कर सकें लेकिन बचाव कर सकें। तो वो काफ़ी ज़्यादा हमारे यहाँ यूज़ हो रही हैं, अभी भी हो रही है और होती भी रहेंगी। और दूसरी इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, जिनको हम वायरस को डायरेक्ट जो आउटब्रेक से वायरस ले सकते हैं उसको किल कर देते हैं, इनएक्टिवेट कर देते हैं केमिकल के द्वारा या हीट इनएक्टिवेशन से, और उसको फिर हमें एडजुवेंट डालना पड़ता है, जैसे ऑयल एडजुवेंट डालना पड़ता है। ऑयल होता है, ऑयल इन वाटर होता है, वाटर इन ऑयल होता है, डिफरेंट कम्बिनेशन होते हैं जिसकी वजह से उसकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम उसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वो सबके अपने अपने मतलब साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। जैसे लाइव वैक्सीन हैं वो एकदम काम करती हैं, थोड़ी जल्दी काम करती हैं, 2 हफ्ते में काम करती हैं, लेकिन उसका इफेक्ट है कि अगर हम जितने भी लाइव वैक्सीन करते हैं वो लाइव वैक्सीन हमेशा फार्म पे रह जाते हैं। लाइव वैक्सीन का ये नुकसान रहता है कि वो फिर जो बीमारी वाले कीटाणु हैं उनसे मिलके नया वायरस बना देते हैं, वो रिस्क बना रहता है। और किल्ड वैक्सीन का ये नुकसान है कि वो किल्ड वैक्सीन दोनों किस्म की इम्यूनिटी पैदा नहीं करते जो लाइव वैक्सीन कर सकते हैं। तो वो उनके उससे सिर्फ एंटीबॉडीज ज़्यादा बढ़ जाती हैं, लेकिन जो CMI होता है जो वो वाली इम्यूनिटी उससे ज़्यादा नहीं बढ़ती है जो वायरस के लिए ज़रूरी है, लेकिन इम्यूनिटी मेंटेन रह जाती है। उसको हम बूस्टर के लिए यूज़ कर सकते हैं, और बूस्टर के लिए लंबे टाइम तक जो मुर्गी रखनी है तो उसको हम इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड जनरेशन वैक्सीन है, इनका ज़्यादा यूज़ नहीं हो पाया है पोल्ट्री में, क्योंकि ये प्रोटीन बेस्ड होती हैं और इसकी इम्यूनिटी ज़्यादा नहीं होती है, और इसके लिए हमें एडजुवेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, और इसलिए इनकी जो है इसकी जो प्रैक्टिकल यूज़ है वो पोल्ट्री में ज़्यादा नहीं है। अब थर्ड जनरेशन जो वैक्सीन है, आज के टाइम में इनका ही ज़माना है, और यही हमें कुछ नया रास्ता दिखाएंगे, और यही हमें नई नई वैक्सीन जो दे रहे हैं इसके द्वारा ही हम अपनी पोल्ट्री इंडस्ट्री को आगे ले जा सकते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड लाइव एटेनुएटेड बैक्टीरिया जो वायरस है वो लाइव है, लेकिन उसके जेनेटिक्स में चेंज करके जो बीमारी पैदा करने वाला उसका RNA या DNA का पार्ट है उसको निकाल देते हैं, और उसकी जगह पे दूसरा पार्ट डाल के उसमें यूज़ करते हैं। वो वायरस लाइव है लेकिन वो बीमारी पैदा नहीं करेगा। तो ये एक नई एडवांसमेंट है। और लास्ट में जो एक RNA और DNA वैक्सीन है, ये पोल्ट्री में उतनी ज़्यादा प्रचलित अभी नहीं है, ह्यूमन में ज़्यादा यूज़ हो रही हैं। जैसे कोविड-19 की वैक्सीन आई थी वो ह्यूमन में आई, तो ये RNA वैक्सीन थी। हमारी रिकम्बिनेंट जो वेक्टर वैक्सीन है वो ज़्यादा कॉमन अब यूज़ हो रही हैं। जितनी भी वेक्टर वैक्सीन हैं वो उनका यूज़ भी अच्छा है, उनके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत कम है, और उनकी दोनों टाइप की इम्यूनिटी पैदा करते हैं। वो CMI भी पैदा सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स भी करते हैं और ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स भी करते हैं, और एक बार इंजेक्शन लगाने के बाद वो लंबे टाइम तक
जो लंबे टाइम के लिए मुर्गियां हम रखते हैं, जैसे लेयर या ब्रीडर, उनके लिए भी हम इस्तेमाल करेंगे तो बहुत फायदा रहेगा। और एक वैक्सीन में हम एक से ज़्यादा बीमारियों से बचा सकते हैं, मल्टीवेलेंट वैक्सीन है। ये भी डिफरेंट रूट्स होते हैं जिसके द्वारा हम वैक्सीन करते हैं। यह सभी फार्मर भाई जानते हैं कि हवा में छिड़काव करके करते हैं। हालांकि ये वाला सिस्टम हमारे इंडिया में ज़्यादा प्रचलित नहीं है, लेकिन जो बड़ी हैचरीज हैं या बड़े इंटीग्रेटर हैं वो ये यूज़ कर सकते हैं। उनको एक जगह उसको थोड़ा सा जो यूज़ करने की जगह जहाँ स्प्रे करेंगे उसका पार्टिकल साइज का कितना होना चाहिए वो इम्पोर्टेंट है, और उसको अंदर का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए जिस कमरे में आप रख के उसकी वैक्सीनेशन कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। अगर आप एकदम से बहुत बारीक कण बना देंगे तो वो एकदम उसके सांस में अंदर फेफड़ों में चला जाएगा और वो बहुत नुकसान कर सकता है उसके लिए। तो ये बड़ा कंट्रोल मैनर में करना पड़ता है। सबसे आसान तरीका पानी में पिलाने का है, वो हम कर ही रहे हैं, लेकिन उसमें भी कोई बहुत सारी कंडीशन है जो किसान भाइयों को थोड़ा ध्यान रखनी पड़ती हैं। अभी सारे लोग उसके बारे में समझ गए होंगे कि पानी थोड़ी देर पहले बंद करना पड़ता है ताकि वो 1 घंटे के अंदर या आधे घंटे के अंदर उस पानी को जो उसमें वैक्सीन डाली है उसको पी लें। ज़्यादातर रूट जो इंट्रामस्कुलर सबकुटेनियस है वो किल वैक्सीन के लिए यूज़ करते हैं, और जो विंग वेब है वो सिर्फ पॉक्स की वैक्सीन के लिए, पॉक्स बेस्ड जो रिकमेंडेड वैक्सीन है उसके लिए हम ये विंग वेब में जो चमड़े जो पंख के नीचे वो लगाते हैं। ये अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो आई है इनोवो वैक्सीनेशन की, ये इसने भी काफ़ी ज़्यादा रेवोल्यूशन ला दिया है, खासकर जो वर्ल्ड ओवर या बाहर के देशों में भी और इंडिया में भी जो बड़े बड़े इंटीग्रेटर्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनको बहुत फ़ायदा है इसका। अगर हम जब अंडे को सेटर से हैचर में चेंज करते हैं 18 दिन के बाद, तो 18.5 दिन के ऊपर हमारी ये वाला वैक्सीनेशन यूज़ करते हैं तो एक तो हमारी वैक्सीन की बचत होती है, कम अमाउंट लगता है, और हर प्रॉपर चिक्स के उसके जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसके अंदर ये वैक्सीन चली जाती है, और जब वो चिक्स पैदा होगा उससे पहले उसके अंदर सारे ऑर्गन में वो रिगर्जिटेट पी लेता है उसको और अंदर चला जाता है। ओरल वैक्सीनेशन उसकी हो जाती है और पूरे शरीर में उसके वो वायरस के जो हम वैक्सीन करते हैं वो अंदर इफेक्ट करती है, और जब तक वो चिक्स 1 दिन का बाहर निकलेगा उससे तुरंत बाद उसकी इम्यूनिटी बढ़नी शुरू हो जाती है। तो बहुत फास्ट तरीका है। इसमें लिए जो मशीन्स हैं वो बहुत सारी कंपनियां आजकल बना रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं बाहर की, इंटरनेशनल, इंडिया में तो शायद तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन उसमें भी दो नीडल होती हैं, एक पहले जो अंडे के अंदर छेद करती है और दूसरा फिर जो नीडल अंदर इंजेक्ट करती है। पर्टिकुलर साइट पे इंजेक्ट करना बहुत ज़रूरी है कि एमनियोटिक मेम्ब्रेन या एमनियोटिक कैविटी के अंदर ही वैक्सीन जाना चाहिए, और जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है अंदर चूजा, उसको इंजरी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर वो कई बार एग लॉस हो जाता है, उसकी वजह से आगे मोर्टेलिटी होती है। तो वो चीज़ ध्यान रखें। तो बहुत किस्म के वैक्सीनेटर्स अवेलेबल है मार्केट में, जैसे स्मार्ट वैक हिपरा का उन्होंने प्रेजेंटेशन भी दिया था वहाँ हैदराबाद में, तो उसमें उन्होंने कोई एडवांटेज बताए। ऐसी सभी कंपनियों के अपने अपने हैं, वो आप आने वाले टाइम में हमारे लिए ही बहुत बड़ा एक वेपन हो जाएगा। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है वैक्सीन के लिए? इस वैक्सीन के एडजुवेंट्स के ऊपर बहुत सारा काम हो रहा है, लेकिन वो पोल्ट्री में भी सारे लागू नहीं हुए हैं। अभी तक हम मिनरल ऑयल या इमल्शन ही यूज़ कर रहे हैं। आने वाले टाइम में साइटोकाइंस, TLR एगोनिस्ट, नैनो पार्टिकल, ये भी सारे यूज़ होंगे, और ये अभी ह्यूमन मेडिसिन में काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आ रहे हैं। वैक्सीन का स्टेबलाइजेशन के लिए हम कहते हैं कि उसके लिए टेम्परेचर ठंडा रहना चाहिए। इसको हम रेफ्रिजरेशन कंडीशन में रखना पड़ता है या -276 पे लिक्विड नाइट्रोजन में रखना पड़ता है। तो इसके लिए भी काम कर रहे हैं कई सारे कंपनियां उसमें ऊपर की, ताकि इसको इतना ज़्यादा थर्मो रेगुलेशन के लिए काम करें ताकि उसकी कैपेसिटी बढ़ जाए कि वो बड़े हाई टेम्परेचर पे भी या कम टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर पाएँ। अभी बहुत सारा काम इसके ऊपर चल रहा है कि एक से ज़्यादा वैक्सीन, जैसे कैनाइन में आपने देखा होगा 9 in 1, 7 in 1 इस तरह की वैक्सीन आ गई हैं कुत्तों के लिए, लेकिन पोल्ट्री में हम 3 in 1 या 4 वे वैक्सीन आती है, किल्ड है वो भी, लेकिन जो ये रिकमेंडेड वैक्सीन है उसमें 3 in 1 तक ही आई है। क्यों डॉक्टर मखीजा? 3 in 1 या 4 in 1 ज़्यादा आई है। अभी आपके इस बात पे हम बातचीत करते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो एनिमल हस्बेंड्री के लिए है, एनिमल हेल्थ के लिए है, उन्होंने एक
पॉलिसी डिसीजन लिया है कि एवियन इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन अब कर सकती है हर कंट्री। उसके लिए क्या क्या कंडीशन है उसके बारे में वो पोल्ट्री की जितनी भी एसोसिएशन है, पोल्ट्री फार्मर्स हैं, उनके साथ मिल के फैसला लेना है उनको, हर कंट्री को अपना। ये 2005 से लेकर अब तक कम से कम 85 करोड़ बर्ड मर चुके हैं एवियन इन्फ्लुएंजा से वर्ल्ड ओवर, और उसकी वजह से बहुत नुकसान होता है। ये केवल बीमारी से नहीं मरते, उसके बाद जो कलिंग होती है उसमें भी बहुत सारे 3 किलोमीटर या 1 किलोमीटर के रेडियस में जितने फार्म होते हैं, इन सब के बर्ड को कलिंग करते थे कि डिस्ट्रॉय करना पड़ता था, फिर उनको ज़मीन में गाड़ देते थे। तो एक तो इशू ये बन जाता है कि वेलफेयर इशू है, बर्ड को क्यों मार रहे हैं जिनकी बेचारों की बीमारी ही नहीं है, फिर भी उनको मारना पड़ता था। तो ये और दूसरा नुकसान फार्मर का होता है कि इतने बर्ड कल करेंगे, मारेंगे, और वो वेस्ट जाते हैं सारे, किसी यूज में नहीं आते, और दबाने पड़ते हैं ज़मीन में गड्ढा खोद के। तो वो इसके ऊपर जब ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या OI जिसको हम पहले बोलते थे, उसका नाम WOAH हो गया, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ है, उन्होंने ये फैसला लिया है कि अब आप इसको वैक्सीनेशन को एज ए इम्पॉर्टेंट टूल यूज़ कर सकते हैं दूसरे वैक्सीनेशन प्रिवेंशन स्ट्रेटजी के साथ। इसमें कहते हैं क्योंकि अभी रिसेंटली जो देखा गया है कि ये एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस है बहुत सारे अदर दूसरे स्पीसीज में भी जा रहा है। 30 मैमल स्पीसीज अब तक रिपोर्ट कर दिए हैं जिनमें बीमारी जा चुकी है, गायों से लेके पशुओं में, जंगली पशुओं में, सब में जा चुका है। पक्षियों में तो बहुत किस्म के जंगली पक्षियों में भी गया है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि हमारे देश में तो आता ही है, पूरे दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश बचा हो आज के टाइम में जहां एवियन इन्फ्लुएंजा अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ हो। आप अंटार्कटिका मानते हो, इतना सदर्न पोल है, मतलब इतना बिल्कुल ठंडा इलाका है जहां बर्फ ही जमी रहती है, वहां भी इसके वायरस मिला है। तो उनमें भी पेंगुइन होते हैं, वहां उनमें भी वायरस मिला है। तो इसलिए अब ये बहुत वाइड स्प्रेड हो गया है, इसलिए इसके बारे में उन्होंने गहन चिंतन किया है वर्ल्ड ओवर, और उसमें ये निकाला है कि हमें वैक्सीन के ऊपर दूसरे साधनों के साथ साथ वैक्सीनेशन भी करना ही पड़ेगा। इसकी वजह की क्या होगा कि इसमें क्या होगा कि अगर हम वैक्सीन अलाउ कर देते हैं तो वैक्सीन कंपनियों को भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो अच्छे इनोवेशन लाके नए वैक्सीन लाएंगे, कंपटीशन होगा और अच्छी वैक्सीन आएंगी, जिससे हम अपनी पोल्ट्री को और आगे ले जाने में हेल्प करेंगे। पहले ये कहते थे कि जिसमें अगर वैक्सीनेशन लगाए एंटीबॉडीज उसमें मिलती हैं तो आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते उससे चिकन को, लेकिन अब OI ने कह दिया कि ऐसा कोई कंडीशन नहीं रहेगी हमारी तरफ से। अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहेंगे ऐसे चिकन को जिसको वैक्सीन लगा रखा है, वो अलाउ कर सकते हैं, कोई कंट्री मना नहीं कर सकती। उसके लिए आपको सिर्फ उस देश को सर्टिफिकेशन करना पड़ेगा कि हमने इनको वैक्सीन करा हुआ है एज पर OI गाइडलाइंस, तो आप उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है उसका। अब ये कहते हैं कि इसकी वजह से जो अगर हम वैक्सीन यूज करते हैं तो एक तो मोर्टेलिटी कम होगी, किसानों का नुकसान कम होगा, और हम अपने बर्ड को हेल्दी रूप में तैयार कर सकते हैं। दूसरा ये है कि वैक्सीन लगाने से जो एक्सक्रीशन होता था वायरस का फीसिस में, वो बहुत कम हो जाता है। तो इसलिए एनवायरनमेंट का कंटेमिनेशन कम होगा। जब एनवायरमेंटल का कंटेमिनेशन कम होगा तो वाइल्ड बर्ड में भी कम जाएगा वायरस। वाइल्ड बर्ड जो हमारे रेजिडेंट हैं उनमें भी जाता है, और उनसे फिर हमारे दूसरे फार्मों पे फैलता रहता है। तो ये एनवायरमेंटल कंटेमिनेशन कम होगा और बीमारी दूसरे स्पीसीज में कम जाएगी। तो इसलिए सब कुछ है। और दूसरा इकोनॉमिक लॉसेस के लिए भी वो कह रहे हैं। दूसरा ये कह रहे हैं कि जो कंट्री इस्तेमाल करेगा वैक्सीन, उनकी क्या क्या जिम्मेवारियां रहेंगी। नेशनल वेटनरी अथॉरिटीज आर चार्ज विद डिसीजन टू वैक्सीनेट बेस्ड ऑन रिस्क इवैल्यूएशन। जो हमारे जैसे एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो डिसाइड करते हैं कि वैक्सीनेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो ये अब उनको हम ये कह सकते हैं, क्योंकि ये जो फैसला है ये दिसंबर 2023 में OI ने कर दिया था, लेकिन अभी हमारे देश में इसके ऊपर कोई ज़्यादा किसी ने बातचीत नहीं की है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि पोल्ट्री फेडरेशन वाले गवर्नमेंट से बात उठाएं और ये अपना पक्ष रखें कि अब ये जो सबसे बड़ी बॉडी है WHO है एनिमल हस्बेंड्री एनिमल हेल्थ का, उन्होंने अलाउ कर दिया है, तो अब आप हमें भी अलाउ कीजिए। तो हम इंडिया में भी ये शुरू कर सकते हैं। वो कहते हैं कि ये सरकार की जिम्मेवारी है कि वो अच्छी वैक्सीन जो प्रूवन है उसको इफेक्ट अवेलेबल कराए उस देश में, जिससे कि सही बचाव हो। और आने वाले टाइम में अगर वायरस
सबसे बड़ी दिक्कत इन्फ्लुएंजा वायरस के साथ क्या है कि अपने रूप बड़ी जल्दी बदल लेता है। इसके वायरस बहुत ज़्यादा म्यूटेशन हो जाती है और चेंज हो जाता है, आपस में मिलके दूसरे वायरस नए वायरस बना लेता है। तो इसलिए उसके ऊपर ये ऐसा वैक्सीन बने जो सभी वेरिएंट्स पे काम करे, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा और उसमें ज़्यादातर रिकम्बिनेंट वैक्सीन का बहुत अच्छा रोल हो सकता है। सर्वेलेंस बढ़ानी पड़ेगी, वो तो हमारी सभी बीमारियों के लिए, खासकर एवियन इन्फ्लुएंजा के लिए तो गवर्नमेंट की पॉलिसी पहले से है कि सर्वेलेंस हमारे जो रीजनल डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो करती रहती हैं, कुछ सैंपल लेते हैं हर स्टेट से और उसका भोपाल लैब वाली इसको कोऑर्डिनेट करती है और फिर वो सैंपल की रिपोर्ट भारत उनको वर्ल्ड OI को भेजती रहती हैं। तो वो रेगुलर में होना चाहिए और वो आगे भी होना चाहिए। और उसमें हम कहते हैं कि हम पोल्ट्री फार्मर भाई भी उसमें सहयोग करेंगे कि आपको सैंपल दे देंगे और आप उसमें बता सकते हैं कि जिनमें वैक्सीन लगा है उनमें कितनी बचाव आया है, उनमें कितने वायरस कम हुए हैं, कि उनकी फीसिस में कितने वायरस कम हुए। हम खुले मन से आप सारे फार्मर भाई भी उसको देने के लिए, सैंपल देने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि अब डर नहीं है। पहले डर होता था कि हमारा फार्म कहीं पॉजिटिव डिक्लेयर ना हो जाए और फिर सारा गवर्नमेंट इसको पकड़ के बैन कर देगी और 3 महीने के लिए बंद हो जाएगा और पूरे बर्ड को मारना पड़ेगा। क्योंकि ब्रॉयलर होंगे तो मारना आसान है, लेकिन ब्रीडर को मारना हो तो मान लो देखो कितना उसके ऊपर मैन पावर लगेगा, कितना डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा उसकी। और उसकी एक ब्रीडर की वैल्यू जब तक वो लेइंग में आता है 2500 रुपये होती है और जो कंपनसेशन सरकार देती है वो 100 रुपये है। तो 100 रुपये में तो क्या उसका कुछ भी नहीं होगा, दवाने का खर्चा भी पूरा नहीं होगा। तो इसलिए वो चीज़ें अब प्रैक्टिकल नहीं रह गई हैं। अब सिर्फ इन चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा जो वर्ल्ड ओवर सभी लोग अप्लाई कर रहे हैं। बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्री अमेरिका जैसे और यूरोपियन यूनियन कंट्रीज भी वो भी वैक्सीनेशन कर रहे हैं। हर देश में वैक्सीन बैंक बने हुए हैं, जब भी इमरजेंसी होती है वो हमेशा वैक्सीन बैंक तैयार रहते हैं उनके, और वैक्सीन तैयार रहती है। जैसे ही बीमारी फैलती है वो तुरंत आउटब्रेक फैलते ही तुरंत 1 किलोमीटर 3 किलोमीटर के एरिया में वैक्सीनेशन आसपास के फार्मों में करा देते हैं। तो ये सिस्टम हमारे यहाँ भी होना चाहिए और आगे के लिए, ताकि जितना नुकसान है वो कम हो सके। ये हर जगह लिखा हुआ कि वेटनरी अथॉरिटी इन कंसल्टेशन विद द पोल्ट्री सेक्टर मे डिसाइड टू वैक्सीनेट सर्टन मतलब ये लेयर और ब्रीडर में ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ब्रॉयलर तो थोड़े टाइम के होते हैं, निकल भी जाएंगे, लेकिन ब्रॉयलर और पेरेंट और लेयर जो फार्म्स हैं उनके लिए वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। अब ये कहते थे जैसे वही मैंने बताया कि इसका कोई कंडीशन नहीं है कि अब अगर आपने वैक्सीन किया है तो आपका एक्सपोर्ट नहीं हो सकता। अब पूरी तरह एक्सपोर्ट हो सकता है, सिर्फ एक लाइसेंस आपको देना होगा, सर्टिफिकेट देना होगा। जो रिकमेंडेशन है पॉलिसी की इनकी OI की, वो कहती हैं कि वैक्सीनेशन इन पोल्ट्री अगेंस्ट HPI रिमेन द डिसीजन ऑफ ईच नेशनल वेटनरी अथॉरिटी इन कंसल्टेशन विद पोल्ट्री प्रोड्यूसर्स। तो ये पोल्ट्री प्रोड्यूसर उन्होंने हर जगह डाला है, तो इसलिए आप गवर्नमेंट को पूछ के आप ये अपना काम करा सकते हैं ताकि जल्दी से जल्दी ये हमारे यहाँ भी शुरू हो सके। ये लेटेस्ट पेपर है जो अब रिसेंट एडवांसमेंट, अगर वैक्सीन के ऊपर बताऊंगा तो मैं इसी की एवियन इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन के बारे में बताता हूं। अभी ये 2024 में पेपर छपा है जो अमेरिका में रिसर्च हुई है। उन्होंने कमर्शियल रिकम्बिनेंट HPT वैक्सीन की जो इनकी क्लेड है 2.3.4.4B है, उन कंट्रीज में USA में और यूरोपियन यूनियन में हमारे थोड़ा सा अलग है, 2.3.2.1A है हमारे यहाँ। लेकिन वो जो रिकम्बिनेंट वैक्सीन है उसका ये एडवांटेज है कि वो इस पे भी काम कर सकती है, हमारे वाले वायरस पे भी। वो तो जीनोटाइपिंग करके और बाद में उसकी मैचिंग करके पता लग जाएगा कि वो कितने इफेक्टिवली काम करती हैं। तो ये काम हो सकता है। इन्होंने अभी ट्रायल किया और फिर उनको चैलेंज किया, इन दोनों वैक्सीन के ट्रायल किए, लेयर में भी और ब्रॉयलर में, और उसको देखा कि 40 दिन बाद उनको जब वायरस बीमारी वाले वायरस से चैलेंज किया तो सारे 100% प्रोटेक्शन था उनमें। इसका मतलब है कि वैक्सीन दे आर वेरी इफेक्टिव एंड दे कैन बी यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन इन अगेंस्ट एवियन इन्फ्लुएंजा। अमेरिका में ये अप्रूव्ड हो गई हैं। ये एक ऐसे ही यूरोपियन यूनियन में अब ये वाला ये पेपर अभी मेरे पास इनका हर मेल आता है, तो मेल में सारी अपडेटेड इंफॉर्मेशन आती रहती हैं। तो
हाई पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा इन कैटल अमेरिका में, और उसकी वजह से अब ये इनको हो गया है कि अब आगे इसको कैसे रोकेंगे, ये कहाँ जाके रुकेगा। अब दूध भी नहीं पिला सकते तो क्या करेंगे। दूध में अगर पशुओं में आ गया है तो पशुओं से भी आदमियों में आने की कितनी संभावना है, और आदमियों में एक बार आ गया तो पैंडेमिक हो जाएगा, तो उसको कैसे रोकेंगे जब तक हम इन कंडीशन को नहीं संभालेंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी हो गया कि वैक्सीन के ऊपर जाना पड़ेगा। इसकी वजह से क्या है कि जो वायरस हैं वो पालतू पशुओं में, जंगली मैमल्स में, इवन समुद्री जानवरों में और जंगली पक्षियों में, सब में इसके वायरस के मिलने लग गया है। तो इसलिए बहुत दिक्कत है। और जो नवंबर 24 में 30 मैमल की स्पीसीज में इसके ये दिसंबर में पेपर छपा है इनका, दिसंबर 24 में ये 30 स्पीसीज में मैमल के ये HPI के कीटाणु मिले हैं, विषाणु मिले हैं, और दिस नंबर इज गोइंग टू इंक्रीज, क्योंकि अभी तक डाटा उनका इकट्ठा हो रहा है। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा रिस्क है। तो ये यूरोपियन यूनियन का है, इन्होंने भी ये 2 वैक्सीन यूज किए हैं, यूरोपियन यूनियन नोबिलिस इन्फ्लुएंजा H9, H5N2, इनोवैक्स ND-H5 तो इन्होंने भी ये दोनों वैक्सीन अप्रूव कर दिए हैं। अभी ये सिर्फ मई 24 में इन्होंने अप्रूव किए हैं यूरोपियन यूनियन की सभी कंट्री के लिए। तो हम इनसे कुछ सीख सकते हैं और इनसे इसको आगे ले जा सकते हैं। हम तो अभी H9 की वैक्सीन की वेट कर रहे हैं, क्योंकि हमने 2 साल पहले उसके लिए मीटिंग करी थी और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एग्री कर लिया था 8 अगस्त 2022 को कि हम आपको वैक्सीन बनाने का अलाउ कर देंगे। लेकिन अभी पहली वैक्सीन, अभी कल मैं बात कर रहा था वैंकी वालों से, तो उन्होंने बताया कि हमारी वैक्सीन 2 दिन पहले 3 दिन पहले ही हमने लॉन्च कर दिया है। तो दैट्स ए गुड न्यूज़। एटलीस्ट LPI की पहली वैक्सीन, लो पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा की पहली वैक्सीन इंडिया में रिलीज हो गई है और आने वाले 2025 में हमारे पास अवेलेबल हो जाएगी। तो कम से कम कुछ तो आगे बढ़े हैं। लेकिन अब H5 के ऊपर भी भारत सरकार से बात करनी पड़ेगी। ये बायो सिक्योरिटी के ऊपर ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है और उसके ऊपर बहुत सभी लोग काफ़ी कुछ जानते हैं, और बस 1-2 चीज़ें ही मैं उसके बारे में बताऊँगा कि बायो सिक्योरिटी, जैसा कि सुरेश जी ने बताया कि ये मैनेजमेंट का पार्ट होना चाहिए। इट शुड बी परमानेंट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट का ही एस्पेक्ट है कि हम कैसे बायो सिक्योरिटी को उसके अंदर परमानेंट इशू के रूप में यूज़ करें। इट इज़ ए पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे फॉर्म कैसे हैं, टेक्नोलॉजीज हम कौन सी यूज़ कर रहे हैं, टेक्निक क्या यूज़ कर रहे हैं, हमारा मैनेजमेंट कैसा है, वैक्सीनेशन कैसे हैं, और बेसिक हाइजीन प्रैक्टिसेस क्या हैं। ये सारी चीज़ें मिला के बायो सिक्योरिटी बनती है। तो इसके लिए कब बहुत बार डिस्कस हो जाता है, हम यहाँ बायो सिक्योरिटी अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन इसका कंप्लायंस है वो प्रैक्टिकली 100% नहीं होता है। ये तो US जैसे कंट्री में भी नहीं हो पा रहा है, यूरोपियन यूनियन में भी नहीं होता है। जैसे ही बीमारी का प्रकोप थोड़ा कम हो जाता है, वैसे ही लोग थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, ज़्यादा ध्यान नहीं देते। फिर ओनर भी और फिर लेबर तो वैसे ही पहले अवेलेबल नहीं है, तो काम ज़्यादा होता नहीं है। तो इसलिए इसकी जो मेन इश्यूज है वो है कि इंश्योर कंटिन्यूस एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टू द लेबर्स। जो हमारा काम करने वाले कर्मचारी हैं फार्म के अंदर, उनकी ट्रेनिंग और एजुकेशन होना चाहिए बायो सिक्योरिटी के बारे में। उनको समझाएं कि ये क्यों जरूरी है, उनकी सेफ्टी के लिए भी और बर्ड की सेफ्टी के लिए भी, दोनों के लिए क्यों जरूरी है। और एक इसके ऊपर जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उनके ऊपर भी रिसर्च होना चाहिए कि इसके लिए और क्या काम वो रिसर्च कर सकते हैं। लेबर की प्रॉब्लम, जैसे हमारे नॉर्थ में तो बहुत लेबर की प्रॉब्लम हो रहा है, हर फार्म कहता है कि लेबर नहीं मिल रहा है, कम हो रहा है। और उनको अगर आप एक्स्ट्रा काम दोगे, भाई ये बायो सिक्योरिटी को भी आपने पूरा फॉलो करके जाना है, तो उनका टाइम और बढ़ जाता है, काम उसका और बढ़ जाता है थोड़ा। तो अब उसके हमें थोड़ी साइकोलॉजिकली भी उसको ट्रीट करना है कि नहीं, उसको समझाना है कि बहुत ज़रूरी है, ये करना ही पड़ेगा। तो उसको कैसे गाइड करें, कैसे समझाएं, उसके लिए हम कुछ पोस्टर लगा सकते हैं, ये प्रैक्टिस आपको यहाँ से करनी है, ये जो चीज़ें फॉलो करनी है, ऐसे करते हुए अंदर जाना है शेड में जहाँ क्लीन एरिया है, और डर्टी एरिया से क्लीन एरिया में नहीं, जो लेबर है उनको भी नहीं जाना है। और हमारे यहाँ तो ज़्यादातर देखा गया है कि उनको रखते तो वहीं हैं जहाँ फार्म के अंदर ही उनके रेजिडेंस बने होते हैं, वो अच्छी चीज़ है। अब हम ये कह रहे हैं कि उनका जो
मार्केटिंग के लिए कई बार वो बाहर जाते हैं, तो उसको भी अगर फार्म के अंदर ही अवेलेबल करा दो, जहाँ से वो शॉपिंग करके वो वहीं रहें ताकि बाहर ना जाएं, तो अच्छा रहेगा, ताकि बाहर मिक्सों पे कोई और वायरस लेके आ जाए और अंदर फैलाएं। अभी पिछले बार हमने देखा था जब एक हमारे फार्म पे एवियन उसकी रानीखेत की आउटब्रेक आई थी, तो मैंने पूछा कि लेबर कहाँ से आपके यहाँ है, तो लेबर से मैंने पूछा वो आपके यहाँ कोई देसी मुर्गी पाल रहे हैं क्या? कहते हाँ जी साढ़े पाल रहे हैं देसी मुर्गी। तो मैंने कहा उसमें कोई मर रही हैं? कहते यहाँ गर्दन घुमा के मर रही हैं बहुत मुर्गियाँ। तो बेचारा घर में भी पालता था, उसको क्या पता था अभी इसकी वजह से बीमारी अंदर आ जाएगी। वो लेबर फार्म पे आ रहा था तो वहाँ बीमारी आ गई। तो वो चीज़ें भी थोड़ी ध्यान में रखनी पड़ती हैं कि जो हमारे काम करने वाले हैं उनका बैकग्राउंड क्या है, क्या वो पहले से कोई देसी मुर्गियाँ पाल रहे हैं, जंगली पक्षी कोई पाल रहे हैं, तो उसके साथ भी बीमारी अंदर ना आ जाए। अभी वही वाला हुआ ना कि जब हमें ये पता लगता है कि थोड़ा ड्रॉप इन प्रोडक्शन थोड़ा सा है, थोड़ी सी मोर्टालिटी है, तो हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते और बायोसिक्योरिटी थोड़ा रिलैक्स कर देते हैं। लेकिन वो रिलैक्स नहीं होना चाहिए, वो हमेशा कड़क ही रहना चाहिए, तभी हम आगे इसके ऊपर स्ट्रिक्टली फॉलो कर सकते हैं। ये तो सूरज जी ने अच्छी तरह से बताया कि हमें क्या क्या चीज़ें फॉलो कर सकते हैं। तो ये RFID है, ये भी टेक्नोलॉजी है एक किस्म से, और उसमें ताकि जो भी अंदर जा रहा है शेड में उसके वो कैसे कैसे अंदर जाया, गंदे एरिया से गया तो हैंड क्लीनिंग किया या सारी चीज़ें फॉलो करी कि नहीं, वो हम ये फॉलो करने के लिए हैं। ये वाली चीज़ें हैं। कैमराज भी हैं, हर फार्म पे कैमरा लगे हुए हैं, लेकिन कोई अगर हिडन कैमरा है, छुपे हुए कैमरा हैं, तो ज़्यादा गौर नहीं करते हो। लेकिन अगर सामने कैमरा लगे हुए हैं तो थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो इसलिए उन्होंने जो इसके ऊपर भी स्टडी किया है ऑस्ट्रेलिया में, उन्होंने देखा कि अगर सामने कैमरे दिख रहे हैं तो थोड़े लेबर थोड़ा चौकन्ना हो जाते हैं, फिर अच्छी तरह से थोड़ा ध्यान देते हैं कि नहीं वो हमें तो कोई देख रहा है। अगर हिडन कैमरा होते हैं तो फिर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो वो भी थोड़ा सा एक है। और आने वाले टाइम में जैसा सुरेश जी ने बताया कि AI का और रोबोटिक्स का यूज़ भी हमारे बहुत ज़रूरी हो गया। हर चीज़ में टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी और उसके बिना आगे गुजारा नहीं होगा, चाहे वो कोई भी मैनेजमेंट हम करते हैं उसके लिए। इसमें क्लीनिंग और डिसइंफेक्शन बहुत बड़ा स्टेप है, उसके ऊपर थोड़ा सा एक दो पॉइंट ही बताऊंगा मैं। एक तो क्लीनिंग ड्राई है, फिर वेट है, और उसके बाद डिसइंफेक्शन है। जो वेट क्लीनिंग हम करते हैं पानी से करते हैं, तो उसका जो पानी का प्रेशर है वो कितना होना चाहिए, 500 to 800 PSI, इतना अगर होगा तो ज़्यादा अच्छी क्लीनिंग होगी। और उसमें भी अगर हम वो कहते हैं अगर इम्प्रॉपर क्लीनिंग है, और तो इम्प्रॉपर क्लीनिंग है तो ज़्यादा नुकसान करेगी, इससे अच्छा तो क्लीनिंग ना ही करो। अगर सही तरीके से नहीं कर रहे तो ज़्यादा नुकसान करेगी। तो लेकिन सही तरीके से करना जरूरी है कि वो उसको प्रेशर से हटाएं बाहर। टुल्लू पंप वाली प्रेशर नहीं चलेगा, थोड़ा सा अच्छा पंप लेना पड़ता है। एक बार इन सैफे वालों ने अपना डेमोन्स्ट्रेशन के लिए भी रखा हुआ था। तो और उसकी जो क्लीनिंग के बाद ड्राइंग भी बहुत जरूरी है, ड्राई भी हो जाना चाहिए फटाफट। ये कारण है जो हम जितने भी डिसइंफेक्टेंट यूज कर रहे हैं आज के टाइम में, उनके ऊपर बहुत सारे फैक्टर है जो उनके काम को कम करते हैं। उनके जैसे उनका ऑर्गेनिक मैटर है तो उनका एक्शन कम हो जाएगा, लो पीएच टेम्परेचर कम है तो भी कम हो जाएगा। पीएच कितनी है पानी की जिसमें हम इसको यूज कर रहे हैं, एल्कलाइन है, एसिड है, तो कोई एल्कलाई पे काम करता है, कोई एसिड में काम करता है। और इंटरेक्शन विद सोप, साबुन से धोया है तो उसके बाद वो कैसा काम करेगा। तो इसलिए जरूरी है कि अब ये लेटेस्ट पेपर 24 में आया है कि पहले हम कहते थे एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस आ रहा है, अब डिसइंफेक्टेंट के लिए भी रेजिस्टेंस हो रहे हैं बैक्टीरिया, जितने भी वायरस है बैक्टीरिया हैं, वो डिसइंफेक्टेंट के लिए भी रेजिस्टेंस उनमें आ रही है। तो इसलिए हमें सोचना पड़ेगा कि हम बार बार एक ही डिसइंफेक्टेंट यूज ना करें, उनको रोटेट करते रहें, रोटेशन करें, और बाद में ताकि वो थोड़ा सा उसका जो डिसइंफेक्शन, क्लीनिंग और डिसइंफेक्शन के बाद फार्म का एक सैंपलिंग करके देख लें कि उसमें कितना लोड कम हुआ है, हमारा माइक्रोबायोलॉजिकल लोड, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके लिए किट्स भी आती हैं और उसके लिए लैब में भी आप सैंपल दे के ये करवा सकते हैं। रिकॉर्ड अच्छे रहने चाहिए, ट्रेनिंग अच्छी होनी चाहिए, फार्म लेबर की मेंटेनेंस अच्छा होना चाहिए, अपने जितने भी इक्विपमेंट हैं अपने फार्म में उनका मेंटेनेंस ऑल इन ऑल आउट। ब्रूडिंग के लिए ब्रूडिंग ही यूज हो, और ग्रोइंग का ग्रोइंग, और फिर लेइंग वाला लेइंग में।
तो मिक्स नहीं होना चाहिए कि 2-3 हमने इकट्ठे रख रखे हैं। वैक्सीनेशन तो बहुत कुछ हो गया तो उसमें बता दिया मैंने, इसमें ज़्यादा नहीं बताऊंगा। बस ये है कि हमें सही तरीके से करना है और सही वैक्सीन का चुनाव बहुत ज़रूरी है, जो हमारे सही से काम कर सकेगी, वही वाला अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से। स्ट्रेस कम करनी है बर्ड के ऊपर, क्योंकि हम देखते हैं कि मुर्गियों पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। जाकि पेरेंट की बात करता हूँ मैं तो, जो मुर्गियां हैं क्या देखते हैं फार्म पे, वेइंग करने के लिए उनको उल्टा टांग देते हैं, ऐसे उखाड़ ऊपर उठा के पकड़ के उनके उल्टी टांग के वजन ले रहे होते हैं। सबसे बड़ी इनह्यूमन है वो तरीका, मतलब अच्छा नहीं है। उसकी स्ट्रेस बर्ड के ऊपर पड़ती है, उसके अंडे के प्रोडक्शन पे फर्क पड़ता है और उसकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो उसको टांग के उल्टा टांग के उसको सजा नहीं देनी चाहिए हमें। वो हमारे को क्या अच्छा अंडे देगी बेचारी, गाली देगी हमें उल्टा क्यों टांग रहे हैं। तो उसकी वेइंग के लिए भी एक डेडिकेटेड जो एक जैसे वेइंग मशीन होती है, उसको ऊपर उसका प्लेटफॉर्म ऊंचा हो रखे, उसके ऊपर आप क्रेट रख के उसके अंदर बर्ड रख के वेइंग कर सकते हो बड़ा आसानी से। वो ज़्यादा अच्छा सिस्टम है ताकि बर्ड के ऊपर स्ट्रेस ना आए। और ऐसे ही जब आपने देखा होगा एआई के टाइम में, अगर कोई फार्म के मालिक साथ जाएं तो कभी कभी बीच में जाना चाहिए सरप्राइज चेक के लिए, देखेंगे कि वो कैसे मिस हैंडल करते हैं मुर्गियों को। एकदम पकड़ेंगे, एकदम घुसाएं, बहुत तेजी से फेंकते हैं, तो उसका भी बहुत स्ट्रेस आता है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि वो जितनी स्ट्रेस हम ब्रीडिंग बर्ड पे कम कर सकते हैं उतना हमें फायदा होगा और उनकी इम्यूनिटी पे स्ट्रेस कम आएगा और वो बीमारी के लिए ज़्यादा प्रोन नहीं होंगे। अब ये लास्ट में मैं कह रहा हूँ कि क्या हम कोई स्किल्ड मैन पावर की जरूरत है क्या पोल्ट्री व्यवसाय के लिए, लेकिन उसके लिए हमारे पास इंस्टीट्यूट कहाँ है जहाँ से हम ट्रेनिंग करा सकते हैं। तो इसके बारे में सोचने की जरूरत है कि हमें अभी जो काम है हम चल रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में चुनौतियां बढ़ती जा रही, तो हमें सेमी स्किल या स्किल्ड मैन पावर बहुत जरूरी है, जिसको ABC कम से कम आना चाहिए पोल्ट्री का, और सिखा के उनको अगर ऐसे बंदे मिलते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छा रहेगा, हमारा व्यवसाय साइंटिफिक तरीके से आगे बढ़ सकता है। इसी के साथ ही ब्लॉक द बग बिफोर इट बग्स योर फ्लॉक, मतलब बीमारी को आने से पहले आप वो रोक लो, तभी होगा। थैंक यू सो मच। On the stage for 2 minutes. So I think very detailed presentation by Dr. Mahajan as usual. मुर्गियों पे सर ने बहुत ज़्यादा काम किया है और 6 लाख पोस्टमार्टम एंड ऑल। मेरा एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, पिछले 25 साल से मैं डॉक्टर साहब को देख रहा हूँ वे ऐसे ही हैं, तो उसका राज कभी बाद में पूछेंगे। मैं हरपाल दांडा साहब को रिक्वेस्ट करूँगा सर जरा स्टेज पे आएँ और कैन वी हैव मोमेंटो एंड साल प्लीज। इसके बाद हम लंच ब्रेक करेंगे 1 घंटे के लिए। लंच के बाद सारे स्पॉन्सरशिप का मेमेंटोज जो है गोल्ड, सिल्वर और स्पेशल गेस्ट का हम वो ख़त्म करेंगे एंड देन वी हैव गॉट द किसान तक का पैनल डिस्कशन है और फिर मंत्री जी का प्रोग्राम है। तो दैट्स गोइंग टू बी द आफ्टरनून सेशन पोस्ट लंच।